बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, यानी जो हमने 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 5 सेट्स वाला, उसका जो लास्ट टॉपिक है और लास्ट एक्सरसाइज है 5.5, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास दो सेट्स होने चाहिए, ठीक है, और वो सेट्स कौन से सेट्स होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। दो सेट्स हमने ले लिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेट्स हैं वो लाजमी तौर पर क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, मतलब कि खाली ना हो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे आपके पास दो, तो फंक्शन जो है उसको हम शो कैसे करेंगे? एफ से शो करेंगे, ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी। दो सेट्स हमने लिए हैं ना, ए बी, तो सेट ए से हम सेट बी के ऊपर क्या बना रहे हैं? फंक्शन। अब फंक्शन कब बनेगा? जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। वो दो कंडीशंस मैं आपको बताने लगी हूँ, वो आपने याद रखनी है। जी तो स्टूडेंट्स, जो पहली कंडीशन है वो ये है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने फंक्शन बनाया है, जैसे आप रिलेशन की डोमेन निकालते हो, बिल्कुल इसी तरह से हम फंक्शन जो है उसकी भी डोमेन निकाल सकते हैं। तो डोमेन आप कैसे फाइंड करनी है आपने, यानी जो आपने फंक्शन बनाया उसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका पहला पहला आपने एलिमेंट लेना है, तो जो सेट आए वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए में जो भी एक्स है अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ। यानी जो आपने फंक्शन बनाया उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है, तो जो x है यानी सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो फंक्शन के एक ही ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आए, यानी कि जो x के एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन में रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे देखें, ये आपके पास है ए बी और ये है सी बी, ठीक हो गया। ये आपके पास एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कैसे देखें? ये जो पहला एलिमेंट है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी। अब अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ, यहाँ पे आ जाए बी, तो अब जो है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे ए किया मैंने, तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है वो रिपीट हो गया। तो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए हमारे पास। पहला जो है वो ये है कि आप जब फंक्शन की डोमेन लो तो सेट ए आए। दूसरा ये कि जो आप फंक्शन बनाओ आप इसको कैपिटल एफ से भी शो कर सकते हो, ठीक है, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। तो फंक्शन जो है वो बेसिकली बनता कैसे है, अब मैं थोड़ा सा आपको जनरली बताती हूँ। आपके पास देखें दो सेट्स होते हैं, ठीक है, एक सेट है आपके पास सेट ए और एक है सेट बी। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया इसका आप सबसेट लो तो आपके पास बनेगा रिलेशन, यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक हो गया। ये आपके पास रिलेशन बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन बना है ये फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता, यानी हर फंक्शन कोई ना कोई रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है स्टूडेंट्स? जब वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। अगर वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फंक्शन नहीं होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फंक्शन। अब हम चलते हैं फंक्शन की टाइप्स पे, यानी उन्हें डिस्कस करते हैं हम।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, यानी फंक्शंस की जो टाइप्स हैं बेसिक, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है वो है हमारे पास वन वन फंक्शन। ठीक है, टोटल 5 टाइप्स हैं। पहली है वन वन फंक्शन, दूसरी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स वो है इन टू फंक्शन। उसके बाद बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन जो है इसका दूसरा नाम है वन वन एंड ऑन टू। ठीक हो गया, यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जब ये फुलफिल करेगा तो ये होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का भी दूसरा नाम है वन वन एंड इन टू फंक्शन। ये 5 टाइप्स हैं। अब हम वन बाय वन इन 5 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है वन वन फंक्शन, सबसे पहले वन वन फंक्शन में क्या होता है? फंक्शंस जो हैं, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि फंक्शंस को हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। तो लेट वी हैव सेट ए एंड सेट बी। ये 2 सेट है हमारे पास, हमने इनको वेन डायग्राम से शो किया, इनके दरमियान हमने फंक्शन जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से करके ना यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन। इट्स मीन के एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट बी, यानी सेट ए से सेट बी के दरमियान हमने फंक्शन बना लिया। अब जो सेट ए है इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए और बी। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं सी और डी। खुद से मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैपिंग हुई हुई है। ठीक है, ए की हुई हुई है डी से और बी की हुई हुई है सी से। आप ऐसे भी कर सकते हो, ए की सी से कर लो, बी की डी से कर लो। मैपिंग यानी हमने अपनी मर्जी से जो है वो मैपिंग कर ली। आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसलिए। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पहला सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम कहते हैं प्री इमेजेस। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास हैं प्री इमेजेस। और ये जो दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं सी डी, ये आपके पास हैं इमेजेस। यानी आप कहोगे ए का इमेज डी है और डी का प्री इमेज ए है। सी जो है ये आपके पास बी का इमेज है और सी का प्री इमेज बी है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने मैपिंग की हुई है, मतलब एक डी के साथ कनेक्ट है, बी जो है वो सी के साथ कनेक्ट है। मैपिंग फंक्शन का दूसरा नाम है, ये भी आप याद रख लें। फंक्शन का जो सेकंड नेम है वो है मैपिंग। मैपिंग भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया, ये प्री इमेजेस हैं और ये हैं इमेजेस। अब ये जो वन वन फंक्शन है ये ऐसा फंक्शन होता है कि हर इमेज जो है उसका एक ही प्री इमेज होता है। ये देखें, सी की मैपिंग सिर्फ बी के साथ है, डी की मैपिंग सिर्फ ए के साथ है। अगर ऐसा हो कि डी की मैपिंग जो है वो ए के साथ भी है, डी की मैपिंग जो है वो बी के साथ भी है, ऐसा हो सकता है। यानी इमेजेस जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्री इमेज एक ही होता है। प्री इमेज जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होते। तो ये आपके पास जब एक इमेज जो है उसका पीछे एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेजेस ना हो, तो ये आपके पास होता है वन वन फंक्शन। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल जो है वो लिख के दिखा दी, आपको समझा भी दी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है या नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑन टू फंक्शंस की। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें कोई कोई इमेज ऐसा नहीं होता जिसकी मैपिंग ना हुई हो। यानी हर इमेज का प्री इमेज लाजमी तौर पर मौजूद होता है। जैसे ये देखें, ये है सेट ए, ये सेट बी, इनके दरमियान फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी आप एरो लगा सकते हो, इनके दरमियान है फंक्शन। अब इसमें एलिमेंट्स है सेट ए में 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है 5 4। 1 की 5 से मैपिंग, 2 की भी 5 से, 3 की भी 5 से, क्योंकि आपको पता है कि इमेजेस के ज़्यादा प्री इमेजेस हो सकते हैं। एक इमेज के एक से ज़्यादा प्री इमेजेस फंक्शन में हो सकते हैं। तो ये 5 का प्री इमेज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब ये 4 ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जिसका पीछे प्री इमेज है ही नहीं, यानी इसकी मैपिंग नहीं हुई। तो जब मैपिंग ना हुई हो, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी मैपिंग पीछे ना हुई हो, यानी जिसका प्री इमेज ना हो,
तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इन टू। ये ऑन टू नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दोनों के दरमियान फ़र्क करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए बताया है। तो यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे ना हो तो देखिए 5 का पीछे 1 भी है इमेज, 2 भी है, 3 भी है, प्री इमेजेस हैं इसके ना 5 के पीछे। तो ये अब हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 5 से मैपिंग नहीं है बल्कि इसकी यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 की मैपिंग हुई है 3 से, यानी 6 जो है इसका प्री इमेज 3 है। तो अभी भी देखें कोई एलिमेंट यहाँ पे सेट बी में ऐसा नहीं है जिसकी पीछे मैपिंग नहीं हुई, तो ये भी आपके पास ऑन टू फंक्शन है। अब अगर ऐसा है यहाँ पे एक और एलिमेंट है 7, तो ये जो 2 है ना इसकी मैपिंग 7 से हुई है, तो अब भी ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका पीछे प्री इमेज ना हो, हर इमेज का पीछे प्री इमेज है, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। जी तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इसको हमने पहले जो टाइप पढ़ी है उसमें भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, दोबारा से बताती हूँ। हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, एक है सेट ए, एक है सेट बी, इनके दरमियान फंक्शन है f। अब सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स हैं बी सी डी ई। कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो यहाँ पे हैं, हो सकते हैं सेट बी में भी इसी तरह के एलिमेंट्स हों सेट ए के जैसे, तो एक जैसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने मैपिंग की हुई है सपोज ए की बी के साथ, बी की सी के साथ और सी की ई के साथ। अब देखिए बी का प्री इमेज ए, सी का प्री इमेज बी और ई का प्री इमेज सी, ठीक हो गया। अब ये जो डी है सेट बी के अंदर, ये ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है हमारे पास, तो हर वो फंक्शन जिसमें जो दूसरा सेट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी तौर पर ऐसा हो जिसका प्री इमेज ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये हमारे पास जो है सेट ए है, सेट ए के बजाय अब हम इसको कह लेते हैं सेट एक्स, ये है सेट वाई, इनके दरमियान हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं ए ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x की मैपिंग भी a के साथ है और y की मैपिंग भी a के साथ, यानी a के 2 प्री इमेजेस हैं, एक प्री इमेज x और एक प्री इमेज है y, यानी ये z यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो ये जो हमारा फंक्शन है x से y के दरमियान ये भी इनटू फंक्शन होगा। अब एक और बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ऑन टू फंक्शन है ना, इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है ऑन टू फंक्शन में कि जो f की रेंज होती है ना वो दूसरे सेट के इक्वल हो जाती है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b। लेकिन जो इनटू फंक्शन है आपके पास, उसमें आपके पास ये जो रेंज होती है फंक्शन की, ये दूसरे सेट का सबसेट होती है, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ b। ये बात आपने याद रखनी है। ये ऑन टू में तो दोनों इक्वल हो जाती हैं, यानी रेंज जो है फंक्शन की वो दूसरे सेट के इक्वल आ जाती है, लेकिन इन टू में ये इसका सबसेट रहती है, मतलब कि इसमें एलिमेंट्स कम होते हैं असल सेट से। तो ये था स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन। हमने ऑन टू भी पढ़ लिया, इनटू भी नेक्स्ट टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन को। जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं 4th टाइप पे जो कि है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आप लोग याद रखने कि जितने फंक्शन की जो हमने पहले वाली टाइप्स पढ़ी है ना, उन सब में से द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जो है वो यही है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, ये ऐसा फंक्शन है जो 2 फंक्शंस की टाइप्स को मिलाने से बनता है। मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था टाइप्स लिखते वक्त, इसको हम
एंड 1 1 फंक्शन भी कहते हैं। मतलब कि वो वाला फंक्शन जो ऑन टू भी हो, एट द सेम टाइम ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं। इसकी डेफिनेशन भी आपने ऐसे ही करनी है, मतलब आपने ऐसे ही बताना है कि वो फंक्शन जिसमें जो ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया सेट ए, ये ले लिया सेट बी, और यहाँ पे एफ लिख लिया, यानी पता चल जाए कि ये आपके पास एक फंक्शन है। अब ये जो पहला सेट है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और ये जो दूसरा एलिमेंट है बी सी डी, इसमें अपनी मर्जी से मैंने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब मैपिंग है 1 की बी के साथ, 2 की सी के साथ और 3 की डी के साथ। अब देखिए 1 1 जी स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके पास हो गया 1 1 फंक्शन। 1 1 कैसे? क्योंकि बी का पीछे ए की प्री इमेज, सी का पीछे ए की प्री इमेज, डी का भी पीछे ए की प्री इमेज, तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 हो गया। अब यहाँ पे सेट बी में कोई ऐसा इमेज नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, जिसकी पीछे मैपिंग ना हुई हो। देखिए 3 एलिमेंट से तीनों के प्री इमेजेस हैं, तो जब हर एलिमेंट के, सेट बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो ओवरऑल हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इसने दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। इसके साथ ही साथ जो है वो 5वीं टाइप भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे मिलती जुलती है, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है, पहले भी जो है बताया था टाइप्स का नाम लिखते वक्त, इंजेक्टिव फंक्शन जो है ये इनटू होता है और 1 1 होता है। बाइजेक्टिव ऑन टू और 1 1, इंजेक्टिव इनटू और 1 1, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनटू एंड 1 1, ये इन दोनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। अब इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने लिखती हूँ। ये है सेट ए और ये है सेट बी। हमने इनके दरमियान फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। अब मैपिंग हुई हुई है, ठीक है। ये देखिए सी की मैं अपनी मर्जी से मैं मैपिंग कर रही हूँ। सी की 3 से है, 2 की डी से है और ई की 1 से है, अपनी मर्जी से, ठीक। और यहाँ पे 4 की मैपिंग है ए से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी पीछे मैपिंग नहीं हुई हुई, मतलब जिसका प्री इमेज नहीं है, बी का पीछे प्री इमेज नहीं है, तो इस वजह से ये फंक्शन इनटू होगा। अब हम चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ए का ए की प्री इमेज है, सी का भी ए की प्री इमेज, डी का भी ए की प्री इमेज, ई का भी ए की प्री इमेज। तो जब हर इमेज का ए की प्री इमेज हो, या आप ऐसे कह लो सेट बी के हर एलिमेंट का ए की प्री इमेज हो, ए के एलिमेंट से उसकी मैपिंग हुई हो, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो ये 1 1 भी हो गया और इनटू भी हो गया। इनटू इसलिए है क्योंकि बी का प्री इमेज नहीं है, तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये होगा इंजेक्टिव फंक्शन जी। तो स्टूडेंट्स ये थी टाइप्स फंक्शंस की जो हमने डिस्कस की। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट है बी जिसके पीछे जो है वो मैपिंग नहीं हुई। अगर 2 एलिमेंट ऐसे हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी, तो भी वो फंक्शन इनटू ही होता है। मतलब सेट बी में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी मैपिंग ना हुई हो जी। तो स्टूडेंट्स ये थी टाइप्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए एक्सरसाइज नंबर 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा, 2 सेट्स आपको दिए, एक सेट एल है, दूसरा सेट एम। कहता है कि 2 बाइनरी रिलेशंस बनाओ एल क्रॉस एम के और एम क्रॉस एल के। तो बना लेते हैं, वेरी सिंपल, एल क्रॉस एम। पहले हमें एल क्रॉस एम फाइंड आउट करना है, तो हम लिखते हैं ए बी सी और एम 3 4। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं।
5.4 में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो ये होगा A3 A4। अब अगला एलिमेंट ले लेते हैं B, तो B3 और B4। उससे नेक्स्ट है C3 और C4। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने दो रिलेशन बनाने हैं। रिलेशन क्या होता है कि ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, इसका कोई भी सबसेट ले लो, उसमें आप यहाँ से एक एलिमेंट ले लो, दो ले लो, तीन, चार, जितने मर्जी एलिमेंट्स ले लो, तो उसमें आप पुट कर दिए। तो पहले रिलेशन का हम नाम रखते हैं R1 और उसमें हम A वाले एलिमेंट्स ले लेते हैं A3 A4। दो ले लिए, चलिए एक और ले लेते हैं B4। तो ये हमारे पास R1 हो गया, सिंपल। अब हमने लेना है R2, यानी कि एक और रिलेशन लेना है तो उसको R2 कह लेते हैं। उसमें भी एलिमेंट्स रख सकते हैं आप B3 C3 और रख लेते हैं A4। मतलब ये नहीं है कि एक एलिमेंट आपने R1 में रख लिया है तो वो आप R2 में नहीं रख सकते, R2 में भी आप वो एलिमेंट्स रख सकते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आप यही रख लेंगे इस सेट में तो फिर ये दोनों तो सेम हो गए, दोनों रिलेशंस में फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो कम से कम एक एलिमेंट जो है वो दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसका दूसरा पार्ट जो है वो M क्रॉस L वाला। इसको आपने पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है और मल्टीप्लाई करके रिलेशन बनाने हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसने एक ही सेट दिया y, ठीक है, और कहते हैं कि y के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करो और फिर दो रिलेशंस बनाओ और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। पहले क्वेश्चन में उसने डोमेन रेंज नहीं थी पूछी, इस क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है ये। y क्रॉस y फाइंड आउट करना है, मतलब इस सेट को इसी से मल्टीप्लाई करना है। -2 1 2 मल्टीप्लाई बाय -2 1 2। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट -2 -2 -2 1 और -2 2। उसके बाद 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाने हैं ये सारे, 1 -2 1 के साथ 1 और 1 के साथ 2। उसके बाद हमने बनाने हैं 2 के साथ, तो इधर नीचे लिख लेते हैं 2 -2 2 1 और 2 के साथ 2। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया y क्रॉस y, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया y का y के साथ। अब दो हमने रिलेशन बनाने हैं, तो R1 ले लेते हैं। जितने मर्जी आप एलिमेंट्स यहाँ से लिख सकते हो, सब सेट आपने बनाना है। तो एक हमने ले लिया -2 -2, एक ले लिया -2 2 और एक हमने ले लिया 1 1। अपनी मर्जी के कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, तादाद भी आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं। ये इसका सबसेट बना लेना है आपने, बस वो हमने ले लिया। अब हमने इसकी लिखनी है डोमेन, R1 की डोमेन। तो डोमेन में आता है पहला एलिमेंट -2 -2 1, तो -2 को एक ही दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 1। आपको पता है सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो इसलिए -2 को हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे, चाहे ये दो दफ़ा आया तब भी। अब हमने लिखनी है रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज इसकी सेकंड एलिमेंट होता है -2 2 1 -2 1 2। मैंने इसको ज़रा तरतीब में कर लिया, सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो ये रेंज आ गई। जी तो स्टूडेंट्स, R1 मैंने फाइंड आउट किया है, R2 आप लोग फाइंड आउट करेंगे, उसकी डोमेन भी फाइंड आउट करेंगे और रेंज भी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, उसी तरह आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और वो फाइंड आउट करने के बाद आपने रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें एक सेट दिया है, सेट M,
कहते हैं ये बताओ कि ये जो सेट M है इसका जो मतलब रिलेशंस कितने बन सकते हैं, उन रिलेशंस की आपने तादाद बतानी है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है रिलेशन तो तब बनता है जब दो सेट्स हों। यहाँ पे उसने एक ही सेट दिया तो इट्स मीन पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही है। तो रिलेशंस की तादाद या नंबर फाइंड आउट करने का फार्मूला मैं बता देती हूँ आपको। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M या एनी सेट आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। यानी जो दोनों सेट है ना उनके जितने जितने एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपने 2 की पावर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला सेट है उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, जो दूसरा है उसमें भी 5, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। यानी इतने रिलेशंस बन सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा 2 की पावर 25, तो इसलिए हमने लिखा नहीं, ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख लें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें उसने आपको दिए 2 सेट्स, ठीक है। पहला सेट है L और दूसरा सेट M। अब उसने एलिमेंट्स नहीं बताए हुए, हम एलिमेंट्स जो हैं खुद लिख लेते हैं। और उसने कहा कि इन दोनों सेट से लेके इन सेट्स को लेके आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है L से M पर, ठीक है ना। और फिर आपने ये वाले रिलेशंस जो हैं बनाने हैं, उसने रिलेशंस को खुद डिफाइन किया हुआ इस क्वेश्चन में। ये बात आपने जहन में रखनी है। जो पहले हमने क्वेश्चन किए उनमें हम रिलेशन अपनी मर्जी का ले लेते थे। अब यहाँ पे जो रिलेशन लेना है ना, जो उसने कंडीशन बताई है आपके रिलेशन में वही एलिमेंट्स आने चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जो हमारा सेट L है इसमें एलिमेंट्स हैं, कहते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे x और वो नेचुरल नंबर होंगे एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी स्टार्ट से लेके 5 तक आपने एलिमेंट्स लेने हैं। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये L हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं M। M में आपने लेने हैं प्राइम नंबर्स और कितने लेने हैं 10 से लेस, यानी 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे आपने लिखने हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है आपके पास 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। ये हमने 10 से छोटे प्राइम नंबर्स जितने भी थे वो लिख लिए। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना है, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 1 के साथ आएगा 2, उसके बाद 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 5 और फिर आएगा 1 के साथ 7। जो अगले एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इस ताकि आपको ठीक से नज़र आए। 1 7 के बाद है 2 2 2 2 3 2 5 और 2 7। उसके बाद 3 के साथ आएंगे ये एलिमेंट्स 3 2 3 3 3 5 और 3 7। उससे नेक्स्ट है 4 के साथ ये चारों एलिमेंट्स के आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो 4 2 4 3 4 5 और 4 7। और उससे नेक्स्ट है 5 के साथ 5 2 5 3 5 के साथ 5 और 5 के साथ 7। जी तो स्टूडेंट्स ये अभी तक हमने दोनों सेट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा अगला क्या काम है, हमने ये रिलेशन बनाने हैं R1 R2 और R3 R4 यहाँ से। तो बहुत आसान है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले R1 कंडीशन चेक करें स्टूडेंट्स। कहता है कि R1 में वो वाले एलिमेंट्स लो, वो वाले ऑर्डर पेयर लो जिनमें Y छोटा है और X बड़ा है, X ग्रेटर, यानी पहला एलिमेंट बड़ा दूसरा छोटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं।
यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो ये भी नहीं, यहाँ पे x छोटा है y बड़ा है, हमने y को छोटा देखना है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 2, y जो x जो है वो क्या है, बड़ा और y छोटा, एक ये हो गया। उसके बाद आपके पास 4 2 आ गया, 4 3 आ गया और साथ में 5 2 5 3, यानी ये 5 वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा एलिमेंट छोटा है। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो R1 में आएंगे, इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 2, उसके बाद है 4 2 4 3, 4 3 के बाद 5 2 5 3 5 2 5 3। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया पहला रिलेशन R1। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है R2। तो R2 में देखें वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी y जो है वो x के इक्वल हो, दोनों एक ही जैसे हों। तो एक ये हो गया 2 2 3 3 और 5 5। यही बस ऐसे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स एक ही जैसे हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 3 3 और 5 5। ये हमने बना लिया R2। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है R3। R3 की कंडीशन चेक करें, कहता है x और y को जब ऐड करो तो क्या आए 6। वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स को ऐड करने से 6 आए। तो यहाँ पे देखें 1 और 5 को ऐड करके 6 आता है, उसके बाद आपके पास 3 और 3 को ऐड करके 6 आता है, 4 और 2 को ऐड करके 6 आता है। उसके अलावा कोई स्टूडेंट्स ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके 6 आए। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 5 3 3 और 4 2, 1 5 3 3 और 4 2। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया R3 भी हो गया। अब बस बाकी बच गया R4। तो R4 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमने कंडीशन पहले देखनी है। कहते हैं y में से x माइनस करो तो 2 आए, मतलब दूसरे एलिमेंट में से पहला निकालो तो 2 बाकी आए। 2 में से 1 निकालें 2 नहीं आता, 3 में से 1 निकालें तो 2। तो एक ये हो गया। उसके बाद देखें ज़रा 5 में से 2 निकालें तो 3 आएगा, नहीं आएगा। 5 में से जब आप 3 माइनस करो तो 2। तो दूसरा ये ऑर्डर पेयर मैं डॉट से शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स y में से 5 में से 4 निकालें 1, 7 में से 4 निकालें 3, यानी 2 नहीं आ रहा, और 7 में से अगर आप 5 निकालें तो 2 आता है। तो आपने सारे ऑर्डर पेयर्स को चेक करना है, ठीक है। जो भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो R4 में आएगा। तो हमें ये 3 ऑर्डर पेयर्स मिले हैं 1 3 3 5 और 5 7। इसमें y में से आप जब x को माइनस करोगे तो 2 आएगा, यानी कि ये वाली जो फोर्थ कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। जी तो स्टूडेंट्स ये था 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फंक्शन से रेलिवेंट, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।